एपिसोड की शुरुआत होती है क्यात पीपात यूनिवर्सिटी से। वहाँ का माहौल तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। वायरस लाइटनिंग की स्पीड से फैल रहा है और पूरी यूनिवर्सिटी ज़ॉम्बी से भर गई है। जो भी मिल रहा है उसे काट काट कर वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर्ट्स के अंदर 8 दोस्त अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गए हैं। भागते भागते एक ज़ॉम्बी सान को अटैक कर देता है। बहुत मुश्किल से सान उस ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन मारते मारते सडनली उसको एक ब्लडी फ्लैशबैक हिट करती है, इतनी इंटेंस कि वो मिड फाइट ही फ्रोज हो जाता है। यहाँ पर हमें पहली दफा हिंट मिलता है इंसान का पास्ट कुछ हैवी है और वो एक बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। पैरेलल सीन में फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर कुछ और स्टूडेंट्स एक लेबोरेटरी में शेल्टर करके बैठे हुए हैं। निन को एक सॉकेट नजर आता है। वो अपना फोन फौरन से चार्जिंग पर लगा देती है और डेस्परेटली प्रोफेसर विरोज को कॉल करती है। उसको अपने भाई और अपनी मदर की टेंशन हो रही थी। प्रोफेसर उससे कहता है कि नॉन को ढूंढो और सेफ रहो। फिर वो कॉल सडनली बंद कर देती है क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी जिससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में ज़ॉम्बी वायरस एक्टिवेट होने की वजह से पूरे बैंकॉक में कर्फ्यू लग चुका है। दूसरी तरफ हमें निंग की मदर भी दिखाई जाती है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। प्रोफेसर एक एंटीडोट का बॉक्स खोलता है मगर इंजेक्ट नहीं करता और सीन वही सस्पेंस में कट हो जाता है। लैब ग्रुप के पास एस्केप का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, विंडो से जंप करना। वो सब बालकनी में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन आर्ट्स वाले वॉल के पीछे छुपे हुए थे। सडनली उन्हें बालकनी वाले लोग भी दिख जाते हैं, यानी कि निन का ग्रुप। अब दोनों सर्वाइवल ग्रुप्स का आमना सामना हो रहा था। थी सबसे पहले नोटिस करती है। निंग अपने भाई को देख लेती है। वो फौरन से उसे कॉल करते हुए तसल्ली देती है। दोनों सर्वाइवल ग्रुप्स एक दूसरे को देखकर थोड़े से एक्साइटेड और थोड़े इमोशनल हो रहे थे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी रूफ से नीचे गिर जाता है और वो सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। ऊपर बैल्कनी में बैठे हुए वो देख सकते थे नीचे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड और हर जगह पर ज़ॉम्बी फैले हुए थे। निंग के ग्रुप का पू स्ट्रांगली बिलीव करता है कि लाइब्रेरी ही कैंपस की सबसे सेफ जगह है और वो सबको वहीं पर जाने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन सान को इस प्लान पर शक हो रहा था। वो हेजिडेंट था, लेकिन मजबूरी में पू का प्लान ही ग्रुप को सही लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है 6 मंथ अर्लियर। हम देखते हैं ज़ॉम्बी लुकिंग गर्ल को, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमें पता चलता है कि ये जो एक प्रोजेक्ट की शूटिंग थी। नॉन और उसके फ्रेंड्स अपना सब्जेक्ट फिल्म प्रोजेक्ट बना रहे थे। दूसरी तरफ निंग को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर से अपनी स्कॉलरशिप को खत्म करने की बातें कर रही थी क्योंकि उसे अपनी मॉम का इलाज जो करवाना था। लेकिन प्रोफेसर उसे अपनी स्कॉलरशिप को खत्म करने के बजाय एक शॉक वाला प्रपोजल देता है कि मुझे परमिशन दे दो, मैं तुम्हारी मदर को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंक्लूड कर देता हूँ। निंग कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाती है। उसके लिए ये आइडिया अपनी मॉम को लैब रेड बनाने जैसा था और वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर इंसिस्ट करता है कि ये उनका लास्ट चांस है। अब निंग कंफ्यूज होकर अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो अपनी मॉम की डेथ की वजह बन जाएगी और वो अगर परमिशन नहीं देती है तो क्योर पॉसिबल नहीं। उसके फ्रेंड्स उसे हौसला देते हैं कि वो अपनी मॉम को ठीक करने के लिए जो पॉसिबल है वो करे। सान अपनी कार में बैठकर उसे देख रहा था। जब वो कार में जाती है तो सान थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजिटिव बिहेव करता है। उसे निंग के फ्रेंड्स कुछ खास पसंद नहीं थे। साथ वो निंग को बताता है कि उसने नॉन की फीस पे कर दी है। निंग उसे थैंक्स करती है और ये भी कहती है कि वो उसके पैसे जल्द ही लौटा देगी और फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब निंग और सांग घर आ गए थे। सांग निंग से ये कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलते हैं, मेरी फैमिली हेल्प करने के लिए रेडी हो गई है, हम उनका बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन निंग ये बताती है कि वो ऑलरेडी किसी से बात कर चुकी है। सांग के और पूछने पर वो ये बताती है कि यूनिवर्सिटी के ऑनर उसकी हेल्प कर रहे हैं और ये अरेंजमेंट प्रोफेसर विरोज ने की है। सान ये सुनकर थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। सान की नजर एक स्वेटर पे पड़ती है और इस स्वेटर के साथ दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है, मगर इस बार और भी हैवी। वो एक औरत का मर्डर होते देख रहा था। तभी डोर खुलता है और नॉन घर आ जाता है। नॉन और सान अपनी बातें कर रहे थे, तभी निंग आकर नॉन को भी उसकी मॉम के बारे में बता देती है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। दोनों ग्रुप्स को लाइब्रेरी तक पहुंचना है। नॉन के ग्रुप ने प्लान किया कि वो लाउड स्पीकर से नॉइस क्रिएट करेंगे और ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्पीकर बीच में रखेगा कौन। गर्ल पावर दिखाते हुए प्राओ वॉलंटरीली ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो स्पीकर सेट करती है, केविन म्यूजिक प्ले कर देता है। ज़ॉम्बीज़ उस स्पीकर पर अट्रैक्ट होते हैं और नॉन का ग्रुप भागना शुरू करता है। मीनवाइल निंग का ग्रुप साइलेंट रहकर लाइब्रेरी की तरफ वॉक कर रहा था, लेकिन भीड़ से बचने के लिए वो 3 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस साइलेंट वॉक के दौरान पाव और नान, जिसको फुट स्प्रेन है, उनका पीछा एक ज़ॉम्बी करने लगती है। पाव उसे कैरी करने की कोशिश करता है,
भागते भागते वो ज़ॉम्बी नाव को पकड़ लेती है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वो नान को बाइट कर लेती है और पाओ बेचारा ज़ॉम्बी को कहता रह जाता है कि उसे मत मारो। पाओ के दोस्तों को उसे जबरदस्ती वहाँ से ड्रैग करना पड़ता है ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए और ये इस ग्रुप का पहला ट्रेजिक लॉस होता है। आखिरकार नॉन और निंग का ग्रुप एक दूसरे के पास आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स एक साथ लाइब्रेरी पहुंचते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर एंटीडोट को निंग की मोम में इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी में बॉयज चेयर स्टैक करके दरवाजे को ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन सान जो अभी भी सस्पिशियस है पू से पूछता है कि उसे क्यों लग रहा है कि लाइब्रेरी सेफ है। पू बताता है कि अगर ज़ॉम्बीज अंदर आ भी जाएं तो उनके पास दूसरा रास्ता है एस्केप करने के लिए। टाइम गुजरता जाता है और अब तक उन सबके फोन के सिग्नल्स भी बंद हो गए थे और गवर्नमेंट ने इसे बायो टेररिज्म समझकर पानी, पावर, गैस सब कुछ कट कर दिया था। लेकिन नाइट को एक रेडियो मिल जाता है। अथॉरिटीज रेडियो पर सर्वाइवर को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि वो हायर ग्राउंड पर जाएं ताकि मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम उन्हें इजीली स्पॉट कर सके। निंग इमीडिएटली ये फैसला करती है कि वो पीआर रूम से ये अनाउंसमेंट कर देगी ताकि सभी सर्वाइवर्स ये सुन सकें। लेकिन सान इसके लिए रेडी नहीं था। वो डिसएग्री करता है, कहता है कि सिर्फ ज्यादा ट्रबल ही होगी। लेकिन निन इस बात को नहीं मानती और वो अनाउंसमेंट करने के लिए चली जाती है। प्राओ सबकी ये रिमार्क करती है कि उन्हें मरने के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बी सीरीज में हमेशा हीरो बनने की कोशिश करने वाला ही सबसे पहले मरता है। लेकिन निंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो सभी लोग यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम में आते हैं और निंग अनाउंसमेंट कर देती है। वो सब लोगों को बता देती है कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आने वाले हैं, इसीलिए 8:30 होते ही रूफ टॉप पर पहुंच जाएं। वो अपनी अनाउंसमेंट को कंप्लीट कर पाती इससे पहले ही जनरेटर्स बंद हो जाते हैं। अब हमें कुछ अलग स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं जिन लोगों ने ये अनाउंसमेंट सुन ली थी। वो रूफ टॉप आने के लिए निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी और सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव होकर मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। अर्थ और गस छुपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। दोनों का सिर्फ एक ही गोल था कि किसी तरह से यहाँ से एस्केप कर लें। वो डेस्परेटली कोई ऐसी व्हीकल ढूंढ रहे थे जो अभी यूजेबल हो ताकि ज़ॉम्बीज से दूर जा सकें। तभी उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ जाती है। बिना वक्त जाया किए दोनों फौरन से उस ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चेक करते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि ट्रक का फ्यूल तो बहुत कम है। इसलिए अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इंजन को बंद कर देंगे ताकि फ्यूल वेस्ट ना हो, थोड़ी देर और सरवाइव किया जा सके। उसी वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं और बदकिस्मती से उनकी डायरेक्शन में वो ट्रक बीच में खड़ा था। अर्थ और गस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो इंजन भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर इंजन की आवाज आई तो ज़ॉम्बी उनको देख लेंगे। इसलिए दोनों बिल्कुल चुपचाप होकर नीचे झुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लगता है कि ज़ॉम्बीज वहां से गुजर चुके हैं तभी अचानक से ज़ॉम्बी भागता हुआ आता है और सीधा ट्रक के गेट से टकराकर नीचे गिर जाता है और गिरते हुए वो अर्थ और गस को देख लेता है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी तो बिल्कुल पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गया था। वो उन्हें पकड़ने ही वाला था। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी फौरन उसी डायरेक्शन में भाग जाता है। अर्थ और गस कुछ सेकंड के लिए रिलीफ फील करते हैं क्योंकि उनकी जान बच जाती है। इसी पॉइंट पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें पूरे 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नॉन और निंग की मॉम जो अभी बिल्कुल ठीक ही है, कोमा में नहीं है, वो अपना काम कर रही थी। घर के अंदर नॉन और निंग किसी गेम की वजह से आपस में बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगी तो दोनों का शोर सुनकर उनकी मॉम वहाँ पर एंटर होती हैं और उन्हें डांट कर लड़ाई रुकवा लेती हैं। थोड़ी देर उन्हें समझाने के बाद उनकी मॉम कंचना अपने काम के लिए घर से निकल जाती है। वैसे तो हमें दिखाया जाता है कि कंचना अपनी मोटरसाइकिल पर निकली है और ऐसा लगता है कि वो कोई डिलीवरी राइडर का काम करती है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्गाइज होता है। असल में तो कंचना एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर है जो किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही है। अब उन्हें एक वैन में बिठाकर किसी और जगह पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन सीधा एक लेबोरेटरी का होता है। कंचना लेबोरेटरी के अंदर होती है। वो अपने लॉकर में कुछ सामान रख रही थी। लेबोरेटरी का माहौल ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग था। तभी दूर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर कंचना कंफ्यूज और डर जाती है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। जब वो आगे जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लड़कों ने एक साइंटिस्ट को मर्डर कर दिया है। वो देखकर पैनिक हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो उनमें से कुछ लड़कों को जानती है। वहाँ पर सान भी था और ये वही इंसिडेंट होता है जिसके सान को बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे थे। अब एक सब्जेक्ट जो उनकी तरफ आने लगता है लेकिन बीच में ही गिर जाता है। इस सिचुएशन को देखकर कंचना फौरन से अलार्म बजा देती है। फिर हमें एक मीटिंग रूम दिखाई जाती है। ये मीटिंग असल में जो की हेल्थ के लिए थी। ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट जो की अननोन डिजीज के लिए क्योर और एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी डिटेल कंचना और एक साइंटिस्ट स्क्रीन के थ्रू जो के फादर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं।
बाद में रिवील होता है कि कंचना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है एनी सॉन्ग, जो कुछ लेबोरेटरी में उसने देखा। उसके बाद कंचना चाहती थी कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो आसानी से यहाँ से निकल नहीं सकती, इसलिए वो खुद एक बहुत रिस्की डिसीजन ले लेती है। वो प्रपोज करती है कि जो की तरह का वैक्सीन वो खुद अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगी। इसका मतलब ये था कि जो भी सिम्टम्स महसूस हो रहे थे वो सब अब कंचना को भी महसूस होंगे। इस डिसीजन से जो कि फादर को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि कंचना क्योर पर काम जारी रखेगी और अगर वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाने की परमिशन मिल जाएगी। आखिरकार कंचना वो वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और फिर घर वापस आ जाती है। घर आकर जब वो अपने दोनों बच्चों को देखती है और उन्हें देखने के बाद वो अपने स्टडी टेबल पर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर एक लड़का बैठा था, वो अपनी डायरी में ज़ॉम्बीज की ड्राइंग बना रहा था। जब नॉन उसके पास आता है तो वो उसे अपनी डायरी का बनाया हुआ स्केच दिखाता है कि ज़ॉम्बीज के बैक पर कुछ पार्ट ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई चीज डेवलप हो रही है। इधर फा अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बार बार उन्हें कॉल कर रही थी और सबको चीख चीख कर ये कह रही थी कि क्या तुम लोगों को अपनी फैमिली की कोई टेंशन नहीं है। उसे तो बस ये जानना था कि उसके फादर सेफ है या नहीं, लेकिन नेटवर्क का कोई सिग्नल ही नहीं होता। हर फेल कॉल के साथ उसका पैनिक बढ़ता जाता है। लिली उसे काम कराने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फा इमोशनली ब्रेक हो जाती है। वो लिली से कह देती है कि शायद लिली के फादर सेफ हो क्योंकि वो तो एक मिलिट्री ऑफिसर है, जबकि फा कहती है कि उसके फादर एक वेंडर है और सही से चल नहीं सकते, इसलिए उसका डर और ज्यादा रियल और पेनफुल हो जाता है। इस पूरी टेंशन के बीच प्राओ फा के इस तरह रोने धोने से और कंप्लेन करने से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। गुस्से में वो फा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है और कहती है कि जाओ अपने फादर के पास बाहर चली जाओ। लिली बीच में आकर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राओ कह देती है कि वो फा को उसके फादर तक ले जाएगी ताकि वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करना बंद करे। ये सुनकर लिली का गुस्सा बढ़ जाता है और वो प्राओ को गाली देने लगती है। इसी बात पर दोनों के दरमियान एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। बाकी सब लोग बीच में आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग काम हो जाते हैं, फा अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पर जीन आता है और उसके पास बैठ जाता है। जीन फा को पाओ के पास के बारे में बताता है। वो कहता है कि पाओ ने अपने बचपन में अपनी पूरी फैमिली को एक सुनामी में खो दिया था, तभी से वो जीन के साथ रह रहा है और वो दोनों एक पैटर्न फाउंडेशन में रहते हैं, यानी कि एक ऑर्फनेज। मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस वक्त हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिली बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर से वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी। विन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स विन को शेयर करना चाहेगी, लेकिन लिली सिर्फ इतना कहती है कि अपना हाथ दो और विन का हाथ पकड़कर रोने लगती है। उसी वक्त एक लड़का सबके पास आता है और वो सबको नॉन के पास ले जाता है। नॉन ज़ॉम्बीज़ को अपने कैमरा में शूट कर रहा था। वो कहता है गाइस देखो ना, मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। तभी दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, जैसे कि उनके पास कोई पर्पस है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी बिल्कुल इंसानों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी इंसानी फीलिंग्स पूरी तरह भूले नहीं है और वो अपना पुराना शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब का कनेक्शन टेम्परेचर से है। अब सभी लोग कैंपस में आकर डिस्कस कर रहे थे। कोई कहता है कि ज़ॉम्बीज़ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। थॉर्न, मिक और जैन के एग्जाम्पल देने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को पहले से जानते हों और हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट इसे सिर्फ गलत अंदाजा समझते हैं और एक दूसरे को रेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी यूनिवर्सिटी ग्राउंड जीरो है और कल हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आने वाला है। सुबह होते ही ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। काफी देर से कोई भी सर्वाइवर वहाँ पर नहीं आया है। ये डिसीजन सिर्फ इस वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए भी कि रात को उन्होंने देखा होता है कि ज़ॉम्बी इकट्ठे चल रहे थे जैसे वो कहीं जा रहे हों। ये बात सभी को अनईजी कर देती है। तब सान कहता है कि मुझे लगता है हमें 7 बजे से पहले गैरेज पहुंच जाना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर डिसीजन होगा। इसके बाद सान सबको ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि इधर उधर देखो, कोई चीज ढूंढो जो फाइटिंग के काम आ सके, वीपन्स या कोई भी यूजफुल चीज। अब सान खास तौर पर जीन को कहता है कि मेरे साथ चलो। जब दोनों अकेले होते हैं तो सान जीन से पूछने लगता है कि क्या उसे रिसर्च के बारे में कुछ पता है जो निंग प्रोफेसर विरोज के साथ कर रही है। जीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछ लेता है कि कौन सी रिसर्च और कौन से प्रोफेसर। जब सान ये बताने की कोशिश करता है कि वो रिसर्च निंग की मॉम के क्योर के रिलेटेड है। इस पूरे सीन में सान का बिहेवियर काफी सस्पिशियस लगता है। सवाल ये उठता है कि अगर निन उसकी गर्लफ्रेंड है तो सान ने सीधा निंग से क्यों नहीं पूछा। जीन से पूछना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इससे ये फील होता है कि शायद सान को कंचना की इलनेस के बारे में पहले से ही कुछ पता है, क्योंकि वो भी उसी वक्त वहाँ लैब में था
जब जो कोलैप्स हुआ था। ये सीन ऑडियंस के दिमाग में थोड़ा सा डाउट और मिस्ट्री क्रिएट करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है मूक पर, जो कि पाओ से बात करने की कोशिश कर रही थी। पाओ अभी तक नान की डेथ की वजह से कम्प्लीटली डाउन था और खुद को ही ब्लेम किया जा रहा था। मूक उसे समझाती है कि अब उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही टूट कर बैठा रहा तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, इंक्लूडिंग हर एंड ही हिमसेल्फ। हमने आपकी एग्जाम्पल देती है तो पाओ में थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि उसके पास एक पर्पस है। ये बात पाओ को थोड़ी होश में ले आती है और फिर वो भी बाकी लोगों की तरह वीपन्स ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान पाओ को एक टूल बॉक्स मिल जाता है जिसमें काफी सारे टूल्स है। वो सब टूल बॉक्स उठाकर विन को दिखाती है। विन उसे देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, हम इससे क्या ही कर सकते हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक नाइट वहाँ आ जाता है और घबराहट में कहता है, गाइस देखो, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज कैंपस के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर सब पैनिक हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखते हैं कि ज़ॉम्बीज कैंपस का गेट खुद खोल रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। ये सीन काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ज़ॉम्बीज खुद सोच समझकर मूव करते हुए अपने अपने काम करते हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ लिली और बाकी ग्रुप को दिखाया जाता है। सिचुएशन को देखते हुए वे डिसाइड करते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए ताकि ज़ॉम्बीज से बचना थोड़ा आसान हो जाए। एक तरफ फा और लिली जाते हैं। फिर दिखाया जाता है नॉन और निंग को। वो दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठे हैं। निंग अपने भाई को तसल्ली देती है कि उसकी मॉम को कुछ नहीं, क्योंकि उनका घर इस यूनिवर्सिटी से दूर है तो उसकी मॉम सेफ है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखता है, क्वाइटली अपना काम कर रहा था। ये देखकर नोंग बहुत डर जाता है। फू वहाँ पर आता है और इशारा करता है कि बिल्कुल चुप रहो। इधर सान को अभी तक नहीं पता होता कि ज़ॉम्बीज कैंपस के अंदर आ गए हैं, लेकिन अचानक थी भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज तो कैंपस के अंदर आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पूरा केओस स्टार्ट होने लगता है। सब इधर से उधर भागने लगते हैं और ग्रुप मिक्स हो जाते हैं। सब लोग कम्प्लीटली कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना है। दूसरी तरफ लिली और फा छुपते छुपाते एक बैल्कनी की तरफ आ जाते हैं। फा बैल्कनी से जंप करने का आइडिया देती है, लेकिन होता उल्टा है। लिली जंप कर जाती है और फा वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि फा ने नीचे ज़ॉम्बीज को देख लिया था गार्डन के आसपास घूमते हुए। और उसी वक्त लिली का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उनकी डायरेक्शन में आने लगते हैं। फा अपना मुंह तो बंद रखती है, लेकिन अपने फोन को नहीं बंद कर पाती और लिली को अकेला छोड़कर अंदर की तरफ छुप जाती है। लेकिन उसी वक्त बेचारी लिली पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लिली पूरी कोशिश करती है भागने की, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह काट लेता है। इधर इस डम लड़की फा का फोन अभी भी बजता रहता है और ज़ॉम्बी उसका पीछा करते रहते हैं। ब्रो ऑनेस्टली आई हेट हाउ डम शी इज। तुम्हारी वजह से लिली को अपनी जान देनी पड़ी, और फिर भी ये डम लड़की अपना फोन साइलेंट करती ही नहीं है, बल्कि एक्टिव टोन के साथ भागती रहती है लाइक सीरियसली इरिटेशनली डम। जब लिली देखती है कि ज़ॉम्बीज फा की तरफ आ रहे हैं तो वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और चीख कर कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज के सामने आती है, ज़ॉम्बी लिली को खाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग रूफ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। नाइट और विन वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी लिली को खा रहे हैं। लिली को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। नाइट और विन वहीं रुककर लिली की हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं। इन प्राओ को ये सही नहीं लगता और वो वहाँ से भाग जाती है। अब नाइट को भी लगने लगा था कि ये डिसीजन गलत है, इसलिए नाइट कहता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ प्राओ किसी तरह भागकर बचकर निकल गई थी, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी थे और फोन की आवाजों की वजह से अलर्ट हो रहे थे। नोंग और निंग भी भागते रहते हैं। स्टेज पर ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। आखिरकार सब लोग एक ही डिसीजन पर आते हैं कि सबको साथ छत पर जाना चाहिए। सब मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पाओ, सान, थॉर्न पूरी ताकत लगाकर गेट बंद करते हैं। अभी तक एक ग्रुप पीछे रह गया था। सब पाओ को बुलाते हैं, लेकिन पाओ तो फा का इंतजार कर रहा था। तभी निंग अपने भाई नोंग को ऊपर भेज देती है। इधर फा देखती है कि ज़ॉम्बी हर तरफ से उसी की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो डरने लगती है और चीखने लगती है। इसी बीच ज़ॉम्बी की अटेंशन फा के बचते हुए फोन पर जाती है और इसी लापरवाही और बेवकूफी की वजह से फा अपनी जान खो देती है। एपिसोड के एंड से पहले दिखाया जाता है कि पाओ जीन पर गुस्सा हो गया है और पूछता है कि तुमने फा को बचाया क्यों नहीं, उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। थॉर्न बीच में आता है और कहता है कि अगर जीन उस वक्त उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना होता। जब वो सब ऊपर जाने वाले होते हैं तभी पू नोटिस करता है कि पाओ के हाथ पर तो एक इंजरी है। सब लोग समझते हैं कि वो ज़ॉम्बी का बाइट है, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ विन और नाइट लिली से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पैनिक और केओस के साथ निंग, प्राओ और मूक वो तीनों रूफटॉप पर खड़े होकर हेलीकॉप्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो हो सकता था वो लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन अचानक निंग को याद आता है कि नॉन वहाँ पर नहीं है। ये बात उसे पैनिक में डाल देती है और वो बार बार नॉन का नाम जोर जोर से लेने लगती है। बिना ये सोचे कि नीचे ज़ॉम्बीज भी हैं, वो नीचे
स्ट्रेट्स पर अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ बिन और नाइट लिली से बचते हुए भाग रहे थे, क्योंकि अब लिली प्रॉपर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों पूल में जंप कर देते हैं और उनके पीछे पीछे लिली भी। ज़ॉम्बी बनने के बाद लिली की स्विमिंग एबिलिटी खत्म हो गई थी और इसी वजह से वो उस पूल में डूब जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर चीयर लीडर्स का ग्रुप आता है जो निंग और नाइट दोनों को पूल से निकलने में हेल्प करता है। इसी बीच पाओ कम्प्लीटली हिस्टेरिकल हो गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने फा को मरते हुए देखा था और उसे लगता है कि फा के ज़ॉम्बी बनने की वजह उसका वही बाइट मार्क है। वो चिल्लाता है, कंट्रोल लूज कर देता है और ऑलरेडी गिव अप भी कर चुका था अपनी वोंड को ज़ॉम्बी बाइट समझकर। मगर जीन उसके साथ था और उसे तसल्ली दे रहा था कि वो पाओ को नहीं छोड़कर जाएगा, क्योंकि वो उसका भाई है। वो उसे मना करने लगता है कि पाओ भी अभी ज़ॉम्बी बनने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये सुनकर पाओ खुद ही पैनिक होने लगता है और वहाँ से उन दोनों को अकेला छोड़कर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पू नोटिस करता है कि पाओ का वोंड असल में बाइट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्क्रैप है, मतलब इन्फेक्शन का कोई सीन नहीं है। वो उसे काम कराता है, उसका वोंड क्लीन करता है और फिर वो सब भी बाकी ग्रुप की तरह रूफ टॉप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि निंग की लाउड आवाज की वजह से ज़ॉम्बी ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके थे और उनका पीछा करते हुए रूफ टॉप तक जा चुके थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उल्टा बगैर टारगेट बनाए ओपन फायर कर देता है। ग्रुप को रियलाइज होता है कि ये हेलीकॉप्टर उनकी हेल्प करने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर वो वाइप आउट करने के लिए आए हैं जो भी दिखे उन सबको, इंक्लूडिंग ज़ॉम्बीज एंड ह्यूमन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जीरो है। अब पूरा ग्रुप ये डिसाइड करता है कि उन्हें वहाँ से भी भागना होगा, क्योंकि वहाँ रुके तो सबके सब मारे जाएंगे। अब वहाँ से भागते हुए पाओ फा को ज़ॉम्बी फॉर्म में देख लेता है। वो वहीं पर रुक जाता है, उसे माफी मांगने लगता है कि वो उसे बचा नहीं सका। मगर हैरत की बात ये थी कि फा उस पर फौरन से अटैक नहीं कर रही थी, वो चुपचाप खड़े होकर उसे देख रही थी। सीन बहुत इमोशनल था, लेकिन उसी मोमेंट में अचानक फा के सर पर एक एक्स आकर लगता है। यही एंट्री होती है पी गैंग की। एक कॉर्न, गस और अर्थ वो सब ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं और निंग के ग्रुप को कहते हैं कि बस उनके पीछे भागो, रुकना मत। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं एग्जैक्टली 4 months अगो बिफोर द ज़ॉम्बी आउटब्रेक। यहाँ हम निंग को लैब में देखते हैं, वो अपना रिसर्च कर रही होती है। वो प्रोफेसर विरोज के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसे पर्सनली हैंडल करने के लिए दिया गया था और एक सीक्रेट था। निंग डिफरेंट स्पेसिमेंस कंपेयर कर रही थी, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही थी और उसे लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवर हो गया है। वो उन स्पेसिमेंस को इलेक्ट्रिक मशीन में रख देती है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन तभी पावर कट हो जाता है, मशीन बंद हो जाती है और सारी मेहनत वेस्ट। निंग कम्प्लीटली टूट गई थी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च नहीं था, बल्कि उसकी मदर की जिंदगी का सवाल था। वो होपलेस फील कर रही थी, जैसे हर बार वो आगे बढ़ने वाली होती है कोई ना कोई चीज उसे गिरा देती है। प्रोफेसर विरोज उस वक्त उसे मोटिवेट करता है। वो कहता है कि रिसर्च में तो फेलियर्स होते रहते हैं, बस फोकस रखो और गिव अप मत करो। वो निंग को इमोशनली सपोर्ट करता है। जब निंग ऑफिस लैब से चली जाती है तब फाओ वहाँ पर आता है। वो प्रोफेसर विरोज को स्ट्रेट वार्निंग दे देता है, अगर क्योर में कोई और क्लियर प्रोग्रेस नहीं हुई तो पैतरन प्रोजेक्ट से हाथ उठा लेगा और उन सब के लिए ये खतरे की बात है। फाओ ये भी कहता है कि निंग को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए और प्रोफेसर को सिर्फ 3 दिन देता है कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। प्रोफेसर विरोज कॉन्फिडेंटली कहता है कि पैतरन अपने बेटे को नहीं मरने देगा। यहीं से हिंट मिलता है कि ये क्योर रिसर्च बहुत पावरफुल और रिस्की थी और शायद इसी का ज़ॉम्बी आउटब्रेक से डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अब प्रेजेंट में दोनों ग्रुप्स यूनिवर्सिटी के जिम में आ चुके थे। वेंडिंग मशीन तोड़कर खाने पीने का सामान निकाल रहे थे। सब लोग वही वेंडिंग मशीन से निकाली हुई चीजें खा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मूक पाओ की वोंड की ड्रेसिंग कर रही थी। लेकिन पाओ तो बिल्कुल स्टेचू की तरह ट्रॉमा में बैठा हुआ था। तभी गज और अर्थ वहाँ पर आते हैं। गज उसे सॉरी कहता है फा को मारने के लिए और उन्हें कुछ खाने की चीजें ऑफर करता है। पाओ की नजर गज के हाथ में उसी एक्स पर पड़ती है जिससे फा को उसने मारा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप गज को ऑब्जर्व करता रहता है। अब खाने के बाद फिर से वही टेंशन सबको हिट करती है कि यूनिवर्सिटी से जिंदा कैसे भागा जाए, क्योंकि मिलिट्री उन्हें ग्राउंड जीरो से जिंदा जाने नहीं देने वाली। और आज वो सब लोग ये अपनी आंखों से देख चुके हैं कि हेलीकॉप्टर ने कैसे ओपन फायर कर दिया था। पी का ग्रुप को ज्यादा ही डोमिनेटिंग बनने की कोशिश कर रहा था। दोनों ग्रुप्स के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। सान और ए के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है और प्राओ कोई मौका नहीं जाने देती। निंग को ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ज़ॉम्बीज रूफ टॉप की तरफ आ गए थे और इसीलिए मिलिट्री ने फायरिंग की है। बाकी लोग बीच में आकर फाइट को रोकते हैं और फोकस को सर्वाइवल लैंड पर लाने की कोशिश करते हैं। तभी नोन अपनी रिकॉर्डेड वीडियो एक और सबको दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बीज एक क्लियर डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें सिग्नल दे रहा हो और ये बता रहा हो कि उन्हें क्या करना है। वो मेंशन करता है कि शायद टेम्परेचर का भी रोल है इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में, लेकिन अभी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गैस था। एक सजेस्ट करता है कि कुछ लोग दोबारा ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर विरोज पर। वो अपने ऑफिस में हरीडली कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें निंग की मॉम का कुछ सामान मिलता है, एक रिसीट, कुछ रिसर्च पेपर्स और जेलीफिश की बहुत सारे पिक्चर्स। वो रिसर्च पेपर को ध्यान से देखता है और कंप्यूटर पर उसी जेलीफिश के बारे में सर्च करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट
कुछ इमोर्टल जेलीफिश पर काम कर रहा था। कुछ जेलीफिश के स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं जो मरते ही नहीं बल्कि रीजनरेट होते रहते हैं। प्रोफेसर फौरन समझ जाता है शायद इस वायरस के क्योर का कनेक्शन रीजनरेशन से हो। बिना वक्त जाया किए पाओ को फोन करता है और फौरन से कुछ सामान अरेंज करने के लिए पाओ से कह देता है। इस मोमेंट पर प्रोफेसर को पहली दफा लगता है कि शायद वैक्सीन का रास्ता अब नजर आ रहा है। कॉल रखने के बाद वो काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहता है। चेहरे पर टेंशन भी थी और थोड़ी सी उम्मीद भी। वो फौरन से अपनी रिसर्च फाइल खोलता है और जेलीफिश की बायोलॉजी पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जेलीफिश के पास एक रेड सेल्यूलर प्रोसेस होता है जिसमें उनके सेल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। मतलब एजिंग, डैमेज सब कुछ रिवर्स हो जाता है। प्रोफेसर के दिमाग में एक बात क्लिक करती है, ये वायरस भी शायद इसी प्रोसेस को कॉपी कर रहा है लेकिन बिना किसी कंट्रोल के। इसीलिए इंसान इन्फेक्ट होता है तो बॉडी मरने के बाद भी मूव करती रहती है लेकिन दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वही लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है। अब एक ग्रुप को बताता है कि उन्होंने पिछली रात कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस की हैं कि ज़ॉम्बीज रैंडम नहीं थे, वो स्वॉर्म की तरह मूव कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई लीड कर रहा हो, उनका कोई ग्रुप लीडर है। सब पहले इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन एक कहता है कि फिलहाल सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास है और वो ये भी ऐड करता है कि अगर यही सच है तो हमें ज़ॉम्बीज के उस लीडर को मारना होगा। निंग फौरन अग्री नहीं करती। वो कहती है कि ये कोई गेम नहीं है कि लीडर को मार दो और खेल खत्म। हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉन और एक इस बात से अग्री थे। निंग कहती है कि अगर ये थियरी कंफर्म करनी है तो उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए डिसाइड होता है कि आज रात वो सब दोबारा से ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करेंगे। इसी बीच अचानक एक स्क्रीम सुनाई देती है। जीन और बू भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पाओ अर्थ को मारने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो वहाँ पहुँचते पाओ ने गस को ऑलरेडी एक से इंजर कर दिया था। पाओ बार बार चिल्लाता रहता है कि अर्थ ने फा को सर में एक्स मारा था, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी इसलिए ग्रुप डिसाइड करता है कि वो पाओ को आइसोलेट कर देंगे। उसके हाथ पैर बांधकर वो एक रूम में उसे बंद कर देते हैं। मूक इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सबसे लड़ने लगती है और जीन से कहती है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर जीन उसे समझाता है कि उसने अपनी मेडिकेशंस नहीं ली हैं तो यही सबसे बेस्ट डिसीजन है। थोड़ी देर अकेला रहकर पाओ शायद ठीक हो जाए। फिर पूरा ग्रुप एक के प्लान पर काम करता है और ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करने के लिए सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। मीनवाइल मूक सीक्रेटली जीन से कीज लेने की कोशिश करती है ताकि वो पाओ को फ्री कर सके, लेकिन जब वो पाओ के पास जाती है तो उसकी अजीब और डिस्टर्बिंग बातें सुनाई देती हैं। पाओ कहता है कि ज़ॉम्बीज असल में थ्रेट नहीं है बल्कि ह्यूमंस ही असल किलर्स हैं। वो ये तक कह देता है कि उसे ज़ॉम्बीज के साथ ज्वाइन करना है। ये सुनकर मूक कंफ्यूज और डर जाती है। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि क्या ये पागल हो गया है। अचानक पाओ उसका गला दबाने की कोशिश करता है और मूक बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर इतना डरने के बाद भी वो पाओ से भागती नहीं है। उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो समझ ही नहीं रहा था। पाओ को ये रियलाइज हो जाता है कि वो मूक को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उस रूम से बाहर भाग जाता है। अब ब्रेकआउट के पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर सीक्रेटली आंटी जिट को एक कॉन्फिडेंशियल वैक्सीन प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है क्योंकि इसमें इंसान की एज रिवर्स करने पर काम किया जा रहा है ताकि बीमारियों का रेशो कम किया जा सके। पहले आंटी जिट थोड़ी घबरा रही थी लेकिन जैसे ही वो सुनती है कि इस वैक्सीन के वॉलंटियर्स को एक बड़ी अमाउंट दी जाएगी तो वो फौरन पेपर साइन कर देती है। इसकी एक कंडीशन थी कि वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी वक्त बाहर जीन लैब से अपना सामान लेने आता है। वो देखता है कि प्रोफेसर, आंटी जेट और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ मेंबर्स लैब के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। क्योंकि छुट्टी का टाइम था इसलिए जीन इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ वेन और नाइट के ग्रुप के बीच बहस चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि लिली अब ज़ॉम्बी बन गई है और उसे बचाना बेकार है, जबकि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इस इन्फेक्शन का क्योर आ जाता है तो लिली को ठीक किया जा सकता है। नाइट नर्सरी रूम में एक रेयर मशरूम पर काम कर रहा था। वो सोचता है कि मशरूम लिली को कंट्रोल में ला सकती है। ये मशरूम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर नॉर्मल इंसान इसे ले तो पूरा दिन बेहोश रहेगा और इसीलिए इसकी फार्मिंग भी इलीगल है। नाइट सोचता है कि ये मशरूम लिली के लिए यूज किए जा सकते हैं। लिली अभी बेहोश थी और सब लोग डरे हुए थे कि कहीं उसका ब्लड उन्हें ना लग जाए। एक बंदा लिली को टच करता है और कहता है कि लिली अभी जिंदा है। दूसरा बंदा उसे पागल कह देता है, लेकिन अचानक लिली को होश आ जाता है और सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एपिसोड के एंड में चेयर लीडिंग टीम, जहाँ सन, गेम और टोटो के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही थी। गेम और टोटो सन को समझाने की कोशिश करते हैं कि लिली अब ज़ॉम्बी बन गई है, लेकिन सन मानने को तैयार नहीं था। वो लिली को अभी भी अपने पास रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दोबारा इंसान बन जाए। स्टार्ट होता है। सबने डिसाइड किया था कि पाओ को आइसोलेट और लॉक करना जरूरी है, वरना वो और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से। लेकिन मूक सीक्रेटली गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो चुपके से पाओ के पास जाती है ताकि उसे वहां से फ्री कर दे। प्लान तो उल्टा पड़ गया था। पाओ खुद बाहर निकल जाता है और मूक को वहां पर लॉक कर देता है। मूक हेल्प के लिए आवाज निकाल रही थी और अर्ध आवाज सुन लेते हैं। जैसे ही वो
मुक को देखते हैं, अर्थ फौरन उसकी तरफ भागता है और उसकी हेल्प करता है। इसी वक्त प्राओ, निंग, जीन और पू नॉइज सुनकर डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन जो वो सब देखते हैं वो ज्यादा हॉरिफाइंग था। उनके सामने गस था, लेकिन वो अब प्रॉपर ज़ॉम्बी बन गया था और उसके सर में एक एक्स घुसा हुआ था। सीन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। जीन और पू फौरन पाओ को ढूंढने निकल जाते हैं और अर्थ ज़ॉम्बी गस को देखकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन ती उसे रोक रहा था। अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से और सैड फीलिंग में वो पाओ को ढूंढने के लिए निकलता है कि वो उसे मार देगा और उसे मारने का डिसीजन कर लेता है, क्योंकि उसकी नजर में गस की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाओ था। इसी बीच एक का ग्रुप गन शॉट्स की आवाज सुनता है और सिचुएशन को चेक करने के लिए भागता हुआ आता है। वो देखते हैं कि अर्थ पाओ पर शूट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। केओस और पैनिक फुल लेवल पर चला गया है। भागते हुए कॉर्न को ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है और अर्थ फिर से अपनी आंखों के सामने अपने क्लोज फ्रेंड को इन्फेक्ट होता हुआ देखता है, जो उसे बिल्कुल तोड़ देता है। पाओ को उसके थाई में एक गोली लग चुकी थी। निंग और जीन पाओ की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, साइंस के डिपार्टमेंट तक ले जाते हैं। जीन कुछ देर बाद वापस एक की मदद के लिए चला जाता है। इसी वक्त जीन और एक कुछ अजीब देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन हो। ये चीज उन्हें कंफ्यूज कर देती है, लेकिन वो इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। आखिरकार पाओ, निंग, एक और जीन लैब में रिफ्यूजी लेते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल टेंस था। एक सडनली गन निकालकर निंग और पाओ पर पॉइंट कर देता है। वो जीन से पूछता है कि क्या वो गन चला सकता है। तभी जीन और निंग दोनों एक के शोल्डर पर बाइट मार्क को नोटिस करते हैं, यानी वो इन्फेक्टेड है। फिर एक अपनी सारी बुलेट्स और गन जीन को दे देता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहने लगता है कि उन्होंने पहले ही पाओ की तरफ से वार्निंग दी थी, लेकिन पाओ उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो तो हिस्टेरिकली हंसा जा रहा था। जीन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और तब सेकंड्स के अंदर एक ट्रिगर पुल कर देता है और पाओ को सीधा सर पर शूट करता है और उसको शूट करने के बाद अपने आप को शूट कर लेता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली आती है। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर विरोज आंटी जेट को पैसे दे रहा था, क्योंकि वो उसकी पेशेंट होती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि जो सीरम इंजेक्ट किया जा रहा है वो एंटी एजिंग सीरम है। स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि अगर कोई सिम्टम फील हो उसी के पास आना, किसी डॉक्टर के पास नहीं। सिर्फ आंटी जेट ही नहीं और भी पेशेंट्स थे। जीन एक दफा स्कूल वापस आता है किसी काम से और उस वक्त वो उन लोगों को लैब के अंदर देखता है। कुछ दिन बाद आंटी जेट वीक फील करने लगती है, पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं। उनकी सारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। बाकी पेशेंट्स में भी सेम सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। अब उन सब पेशेंट्स को कुछ जेली लाइक सब्सटेंस अपनी स्किन के ऊपर से मिलने लगता है, जो कि क्लियरली नॉर्मल नहीं था। प्रेजेंट में वापस आकर जब निंग जीन को कंसोल कर रही थी पाओ की डेथ की वजह से, जीन उससे ही सवाल करने लगता है। वो पूछता है कि असल में वो रिसर्च क्या थी जो वो और प्रोफेसर विरोज उसकी मदर की इलनेस के लिए कर रहे थे। क्या उस रिसर्च का कनेक्शन इस इन्फेक्शन से है? निंग तो काफी शॉक हो रही थी। जिंग बताता है कि उसने प्रोफेसर विरोज को लोगों को लैब में लाते हुए देखा था काफी मंथ्स पहले। निंग ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है। इसमें दिखाया जाता है कि निंग लैब में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, उसकी एक्सेस रिवोक हो चुकी थी। क्लास अटेंड करती है, लेकिन प्रोफेसर विरोज उसे क्लास के बाहर जाने को कह देता है। बाद में वो पूछती है कि प्रोजेक्ट से क्यों हटा दिया, तो विरोज सिर्फ ये कहता है कि अब वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही। कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता। निंग बाद में विरोज के लेक्चर रिव्यू करती है जो जेलीफिश पर था। उसका एक फ्रेंड पेपर एनालाइज करता है और कहता है कि इसका लिंक मिक्सोजुआ नाम के पैरासाइट से है। इसी रिसर्च की टेंशन के दौरान नॉन और निंग दोनों सिबलिंग्स का रिलेशन थोड़ा सा खराब होने लगता है। दोनों के बीच फैमिली टेंशन बढ़ने लगती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में निंग और जीन एक रूम डिस्कवर करते हैं जहाँ पर इन्फेक्टेड जेलीफिश होती हैं और बहुत सा रिसर्च का सामान। इसे क्लियर हो जाता है कि सीरम, पैरासाइट और जेलीफिश का ज़ॉम्बी आउटब्रेक से डायरेक्ट कनेक्शन है। एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग प्लेग्राउंड में खड़े थे। सान फौरन मुक की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उसने पाओ को फ्री किया था। उसे गुस्से में कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया जब उसे पता था कि कितने लोग अपनी जान गंवा सकते हैं इस वजह से। मुक उदासी से जवाब देती है कि उसने नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सान उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसने खुद देखा था कि पाओ ने पी स्टूडेंट्स के साथ क्या किया था। तभी पू बीच में आता है और बोलने लगता है कि मुक को ब्लेम करने से क्या ही होगा, जो लोग मर चुके हैं क्या वो वापस आ जाएंगे। इसी दौरान मुक को अचानक ख्याल आता है और वो पूछती है कि निंग और जिन कहाँ पर हैं और अब तक वापस क्यों नहीं आए। नून बताता है कि निंग और जिन एक साथ गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वो ये भी कहता है कि शायद वो लोग खुद कहीं और छुपकर बैठे हों, लेकिन अर्थ ये बात सुनकर टूट जाता है। वो कहता है कि उसका भाई अब तक जिंदा नहीं हो सकता और शायद अब तक मर चुका होगा। थॉर्न उसे टोकता है और समझाता है कि वो इस तरह की बातें ना करे। तभी दोबारा से बिजली कड़कने लगती है और सब लोग डर जाते हैं। अब इस बिजली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज दोबारा से एक्टिवेट हो रहे थे, लेकिन पू समझ जाता है सबके लिए चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि पहले ही बारिश हो रही है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज एक्टिवेट हैं। सान सबको एड्रेस करते हुए कहता है कि उन्हें फैसला करना होगा और ऑर्डर्स भी उसी के होंगे। दूसरी तरफ निंग और जिनको कुछ जैपनीज रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं। उन आर्टिकल्स में इमोर्टल जेलीफिश के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था जो किसी पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गई थी। निंग आर्टिकल पढ़कर बताती है कि नॉर्मली पैरासाइट्स बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जापान के आसपास समंदर में कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहां इन्फेक्टेड जेलीफिश दूसरे जानवरों पर अटैक कर रही थी और उनके बिहेवियर
में अजीब सी चेंज आ गई थी। रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट ने इन्फेक्ट और नॉन इन्फेक्टेड जेलीफिश को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा था। एक्सपेरिमेंट के बाद उन साइंटिस्ट को पता चला कि इन्फेक्टेड जेलीफिश अपने डैमेज टिश्यूज को ज्यादा तेजी से रीजनरेट कर रही थी। साइंटिस्ट इस डिस्कवरी पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जिंग फिर निंग से पूछता है कि क्या उसे पता है कि प्रोफेसर विरोज ने सीरम क्यों बनाया था। निंग कहती है कि उसे वाकई नहीं पता, प्रोफेसर ने उसे प्रोजेक्ट से दूर रखने के लिए कहा था, यहाँ तक कि लेबोरेटरी में उसकी एंट्री तक बैन कर दी थी। जब उसे ये रिसर्च पेपर मिला था तो उसने प्रोफेसर को भेज दिया था, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर सीरम बना चुका था। जिन अंदाजा लगाता है कि शायद प्रोफेसर किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो, लेकिन निंग यकीन से कहती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट था और वो झूठ नहीं बोल रही। दोनों फिर प्रोफेसर के रूम में जाकर क्लूज ढूंढते हैं। इसी वक्त कहीं और प्रोफेसर विरोज निंग की मॉम कंचना के साथ होते हैं। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उठ जाओ और साथ ही साथ माफी मांग रहे थे। दूसरी तरफ मुक और प्राव दोनों बैठे हुए थे। प्राव उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि असल कसूर उस इंसान का है जिसने सब कुछ शुरू किया। वो मुक को कभी ब्लेम नहीं करेगी। ये सुनकर मुक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। प्राव भी बाकी स्टूडेंट्स के बारे में बात करती है। उसका कहना होता है कुछ लोग लीडर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक वो खुद को हीरो समझते हैं और जब कोई गलती हो जाए तो फौरन किसी और पर ब्लेम कर देते हैं। कल पाओ उनका टारगेट था और आज मूक है, कल किसी और की बारी होगी। इसी दौरान सान अकेला बैठा मेडिसिन लेने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और मेडिसिन नीचे गिर जाती है, बट वो किसी तरह मेडिसिन को खा लेता है। उसका डर कम नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में उन सब लोगों की डेथ घूम रही थी जो मर चुके हैं और उसके क्लासमेट्स थे। नून उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। नून उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थी सबको बुलाता है। उसने एक रिकॉर्डिंग डिस्कवर की है। रिकॉर्डिंग में आंटी जीट नजर आती है। मुक उसे पहचान लेती है और बताती है कि वो उनकी फैकल्टी की जैनिटर है। सब हैरान ये देखकर होते हैं कि ज़ॉम्बीज उनके आसपास क्यों घूम रहे हैं। नून ऑब्जर्व करता है कि आंटी जीट किसी वजह से रो रही थी। उसने ज़ॉम्बीज की दूसरी लाशें खाने नहीं दी थी और खुद भी अजीब बिहेवियर कर रही थी। सब मिलकर थ्योरीज निकालना शुरू कर देते हैं। आखिर में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं शायद इन ज़ॉम्बीज के दरमियान इमोशनल बॉन्ड्स बने हुए हैं। जैसे इंसान अपनी फैमिली से अटैच होता है वैसे ही ज़ॉम्बीज भी हैं। सान कहता है कि अगर आंटी जीट पहली इन्फेक्टेड इंसान थी तो आउटब्रेक उसी से शुरू हुआ है। दूसरी तरफ निंग और उसके दोस्त को प्रोफेसर के सामान में एक पुरानी फोटो मिल जाती है। फोटो में निंग और उसकी मॉम और नून नजर आ रहा था। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि फोटो पर नून की डेट ऑफ बर्थ लिखी थी। निंग समझ नहीं पाती कि प्रोफेसर के पास ये फोटो क्यों है। जिन आइडिया देता है कि वो डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के तौर पर यूज करे। जैसे ही वो ऐसा करते हैं लॉकर खुल जाता है। अंदर डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव रखी होती है। बाद में वो पेन ड्राइव चलाते हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि कन्फेशन वीडियो थी। प्रोफेसर ने कन्फेस कर लिया था कि उसके सीरम में कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ गई है। वो कहता है कि उसकी गलती की वजह से बहुत से इनोसेंट लोग अपनी जान गंवा देंगे। वो ये भी कहता है कि शायद इन्फेक्टेड लोग कभी दोबारा नॉर्मल ना बन सके। बाद में निंग बहुत ज्यादा रोती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि पैरासाइट ही लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रही है। उधर प्लेग्राउंड में सब डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आंटी जीट ही सोर्स हैं तो शायद उसे खत्म करना पड़े, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा रहा था। सबको ये डर लग रहा था कि उनकी एक गलत मूव सबकी डेथ बन सकती है। रात गुजर जाती है और हर ग्रुप अपनी सर्वाइवल की कोशिश में लगा रहता है। एक जगह नाइट ज़ॉम्बी के खिलाफ वीपन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक स्प्रे सिस्टम के लिए गन चाहिए थी। वहीं विन उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है। एक ग्रुप लिली के लिए गाना गा रहा था। सब जानते हैं कि लिली ज्यादातर जिंदा नहीं रहेगी। लिली मुस्कुराते हुए उनका गाना सुनती रहती है, लेकिन आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। सभी लोग लिली को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपना फेवरेट सॉन्ग और भी ज्यादा जोर से गाने लगती है। जितनी आवाज बढ़ती है उतनी ही ज्यादा ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सन समझ जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो फैसला करता है कि वो बाहर जाएगा। सन दोनों को इमोशनल तरीके से बाय कहता है और बताता है कि वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और फिर इसके बाद वो बाहर चला जाता है। ड्रामा। इस एपिसोड की बिगनिंग एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पर निंग अपनी मॉम का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी और देखते ही वो टेंशन में आ जाती है। उसे क्लियर समझ आ रहा था कि उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। वो फौरन उनसे कहती है कि इतनी हाई बीपी के साथ उन्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए, लेकिन उनकी मॉम फिर भी बात को लाइटली लेती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो घर पर रेस्ट कर सकती हैं। निंग को उनकी ये बात बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि ना उसने किसी डॉक्टर को देखा होता है, ना मेडिसिन बैग पर किसी डॉक्टर का नाम होता है और ना ही उसकी मॉम ने उसे या नॉन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने दिया होता है। यहीं से निंग का डाउट और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ने लगते हैं। वो बार बार पूछती है कि असल प्रॉब्लम क्या है, ऑलमोस्ट फोर्स करने लगती है कि सच बताया जाए। जब उसकी मॉम फिर भी सीधा जवाब नहीं देती तो निंग के दिमाग में और भी ज्यादा डेंजरस थॉट्स आने लगते हैं। वो इमोशनल होकर पूछ बैठती है कि कहीं कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है और अगर है तो किस स्टेज पर है, लेकिन उसकी मॉम फिर भी मना कर देती है और कहती है कि उन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं है। निंग को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ
ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। इसी टेंशन के बीच नॉन पोरेज लेकर रूम में आता है। एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी था, लेकिन इस मोमेंट में सीन थोड़ा इमोशनल टर्न ले लेता है। नॉन अपनी मॉम का ख्याल बहुत सॉफ्टली रखता है, उनकी बात बचपन तक चली जाती है और फिर नॉन अपनी मॉम को प्यार से खाना खिलाता है। ये सीन उनकी फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल पेन दोनों को स्ट्रांगली शो करता है। दूसरी साइड प्रेजेंट में निंग और जिन प्रोफेसर विरोज की कन्फेशन वीडियो देख रहे होते हैं। इसी वीडियो में स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन चैप्टर ओपन हो जाता है। प्रोफेसर बताता है कि सब कुछ एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एनी सॉन्ग। फ्लैशबैक में पता चलता है कि निंग की मॉम का प्रोफेसर के साथ पुराना कनेक्शन था और दोनों एक ऐसे सिस्टम में फंस गए थे जहां साइंस, पावर और करप्शन सब कुछ मिक्स था। प्रोफेसर के मुताबिक नए मैनेजमेंट ने उन लोगों पर करप्शन और फेक रेसिप्ट का इल्जाम लगा दिया। सरफेस पर तो ये एक फाइनेंशियल केस लग रहा था, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। रिसर्च डिपार्टमेंट का बजट अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन लोगों को टारगेट किया गया था। निंग की मॉम प्रोफेसर को समझाती है कि अगर वो लोग फाइट करेंगे तो उनके पर्सनल सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं और उनके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। वो प्रोफेसर को वार्न करती हैं कि पावरफुल लोग सिर्फ उनकी जॉब्स नहीं, उनकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए ये सब सिर्फ प्रोफेशनल लूज नहीं था, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी बहुत बड़ा ब्लो था। वीडियो में ये भी रिवील होता है इसी प्रेशर की वजह से उसका और निंग की मॉम का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। मॉम को जेल भेजने तक की बात हो सकती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से चीजें उस लेवल तक नहीं गईं। कुछ टाइम के लिए वो सबसे दूर चली जाती हैं, फिर 3 साल बाद वापस आकर अपने बच्चों के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करती हैं। वो मेहनत करती हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करती हैं और पूरी कोशिश करती हैं कि निंग और नॉन का फ्यूचर बेटर हो सके। निंग अपनी स्टडीज में सीरियस होती है और स्कॉलरशिप लेना चाहती है, लेकिन जब लेटर आता है तो पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई है। रीजन दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, जबकि उसकी मॉम का कहना होता है कि सब पेपर्स तो प्रॉपर्ली सबमिट किए गए थे। यहाँ से उन्हें फील होता है कि कोई अनसीन फोर्स उनकी लाइफ को क्वाइटली मैनिपुलेट कर रही है। मॉम के दिमाग में पुरानी बातें फिर से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब वो काम पर होती हैं तो पाव उनसे मिलता है। पहले वो नॉर्मल बात करता है, फिर कहता है कि उसका बॉस उनसे मिलना चाहता है और शायद उन्हें एक जॉब ऑफर कर सकता है। मॉम नेचुरली कोशियस थी, लेकिन फिर भी उस वैन में बैठ जाती हैं जहां उनसे एनी सॉन्ग प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाती है। उन्हें सीधा हिंट दिया जाता है कि अगर वो कोऑपरेट करेंगी तो उनके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो सकती है। इसी कन्वर्सेशन से उन्हें समझ आ जाता है कि निंग की स्कॉलरशिप भी इस प्रोजेक्ट से लिंक थी, यानी उनके बच्चों का फ्यूचर भी प्रेशर टूल की तरह यूज किया जा रहा था। प्रोफेसर की वीडियो फिर और ज्यादा डार्क टर्न ले जाती है। एनी सॉन्ग सिर्फ एक नॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, इसका कनेक्शन ह्यूमन सेल्स, बॉडी प्रिजर्वेशन और एक ऐसा सीरम बनाने से था जो डेथ के बाद बॉडी के नेचुरल ब्रेकडाउन को रोक सकता है। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि अगर ऐसा सीरम एक ऐसे ब्लड लाइन के साथ लिंक कर दिया जाए जिसे लोग पहले ही स्केर्ड या स्पेशल समझते हैं, तो साइंस और फेथ मिलकर एक डेंजरस नरेटिव बना सकते हैं। लोग उसे मिरेकल समझेंगे, जबकि असल में तो वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होगा। इसी रिसर्च के साथ एक और हॉरिफाइंग ट्रैक भी चल रहा था। जॉय और उसके सर्कल का सीन दिखाया जाता है जहां वो सब मिलकर एक लड़की को हरास करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो एक्सपेरिमेंटल टूल्स में से इंजेक्शन उठाती है और अटैकर की नेक में उस इंजेक्शन को इंसर्ट कर देती है, लेकिन उसके फौरन बाद ही उस लड़की को मार दिया जाता है। सान ये सब देखता है और रिएक्ट भी करता है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पाता। और यही वो फ्लैशबैक है जो शुरू से सान को तंग कर रहा है और फिर यही इंसिडेंट ही बाद में सीरम के अनकंट्रोल कंसीक्वेंसेस को ट्रिगर करता है। सीन शिफ्ट होता है कंचना पर, जहां मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से और कोई दूसरा ऑप्शन ना मिलने की वजह से वो इस सीरम को खुद अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती हैं। कुछ मंथ्स के बाद उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होने लगती है। वो समझ जाती हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो प्रोफेसर को सारी फाइल्स और इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में दे देती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर वो ना रहें तो उनके बच्चों का ख्याल रखा जाए। इस मोमेंट में क्लियरली दिखाया जाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि लोगों की लाइव्स, बॉडीज और रिलेशनशिप सब कुछ कंज्यूम कर रहा था। और इसी के साथ ये भी पता चल जाता है कि नॉन प्रोफेसर का बेटा है, जिन उसे काम करने की कोशिश करता है। कहता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन होने का टाइम नहीं है, बल्कि एनी सॉन्ग को समझने का टाइम है। डायरी देखकर दोनों को सीरम और इमोर्टल जेलीफिश टाइप रिसर्च कॉन्सेप्ट्स के क्लूज मिलते हैं। जिन ये भी पॉइंट आउट करता है कि अगर जॉय का सीरम लैब में एग्जिस्ट करता है तो पॉसिबल है कि निंग की मॉम के साथ भी कुछ हिडन ट्रीटमेंट या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। उधर दूसरी साइड सर्वाइवल ग्रुप ऑलरेडी ज़ोंबीज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों का साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। टीम के अंदर ट्रस्ट इश्यूज होते जा रहे थे। सान की लीडरशिप पर सबको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। प्राव खुलकर उसे चैलेंज करती है और कहती है कि किसी को ये राइट नहीं कि वो डिसाइड करे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ग्रुप के मेंबर्स फिजिकली सर्वाइव करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली सबके सब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे।
दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिन सब लोगों को इंजेक्शन लगा होता है उन सब की बॉडी एबनॉर्मल रिएक्ट करने लगती है। उन्हें एक्सट्रीम हीट फील हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, वीकनेस होती है और कुछ लोगों की गर्दन के पीछे से स्वेलिंग और ब्लीडिंग भी दिखने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड, वर्कर्स और आंटी जेट सबकी हालत रैपिडली खराब होती चली जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हिडन कोलैप्स है या कुछ और, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद इन्फेक्टेड लोग एक एक करके ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पूरी बिल्डिंग और कैंपस में केओस फैल जाता है। स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं, टीचर्स पर अटैक हो रहे होते हैं और हर तरफ पैनिक हो जाता है। इन सब के बीच क्रीपीएस्ट पार्ट ये था कि ज़ॉम्बीज अटैक करने के बाद भी वही एक्शंस रिपीट करते हैं जो वो ह्यूमन स्टेट में किया करते थे। कोई अपनी ड्यूटी वाली जगह के पास रहता है। जो स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन गए थे वो स्टिल अपनी क्लास और लैब्स में अपनी रूटीन फॉलो कर रहे थे। इससे फील होता है कि उनकी बॉडी ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन उनका दिमाग का एक हिस्सा अब भी पुरानी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। विन और नोकिया इस सब के दौरान लिली के पास छुपे हुए होते हैं। लिली भी इन्फेक्टेड स्टेट में होती है, लेकिन जब दूसरे ज़ॉम्बीज अंदर आते हैं तो वो इनडायरेक्टली उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है। उसकी तरफ देखकर विन समझ जाता है कि उसके अंदर अभी कुछ ह्यूमन फीलिंग्स बाकी हैं, लेकिन तभी एक और शॉक मिलता है। सन भी इन्फेक्टेड फॉर्म में वापस उनके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ सर्वाइवल ग्रुप एक रूम में फंसा होता है और बाहर ज़ॉम्बीज का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच निंग और जिन भी उनके पास पहुंचते हैं और फिर कुछ ही देर बाद आंटी जेट सीढ़ियों से उनकी तरफ आ जाती हैं। निंग की आवाज सुनकर उनके अंदर कुछ पुरानी यादें जागती हैं, जैसे वो उसे पहचान रही हो, लेकिन ग्रुप के पास सोचने का वक्त नहीं था। नॉन उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश होती है और इसी कंफ्यूजन में आकर जिन अचानक उनके सर पर गोली चला देता है। निंग के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि उसने एक फेमिलियर इंसान को अपनी आंखों के सामने इस तरह खत्म होते देखा था। ग्रुप के अंदर फौरन ब्लेम और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। निंग को फिर पता चलता है कि ग्रुप इन्फेक्टेड आंटी जेट को एक तरह के लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करने का सोच रहा था, क्योंकि इस तरह शायद वो दूसरे ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सके। ये सुनकर निंग और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसके भाई नॉन को भी इतने डेंजरस प्लेन का पार्ट बना दिया गया था। अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। रूम के डोर पर ज़ॉम्बीज प्रेशर डाल रहे होते हैं। अंदर सब पैनिक मोड में आ जाते हैं। इसी दौरान एक डेस्परेट आइडिया आता है कि अगर किसी डायरेक्ट इन्फेक्टेड लीडर टाइप ज़ॉम्बी का ब्लड लिया जाए तो शायद उसे कोई काउंटर इफेक्ट, कंट्रोल मेथड या क्योर क्लू मिल सके। निंग खुद ये रिस्क लेने के लिए डिसाइड कर लेती है। वो इन्फेक्टेड ब्लड लेने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो अपने भाई नॉन की तरफ देखती है तो उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रहना है। ये उन दोनों के दरमियान बहुत इमोशनल मोमेंट था, लेकिन जैसे ही निंग अगला स्टेप लेने वाली होती है ज़ॉम्बीज रूम के अंदर घुस जाते हैं। गन शॉट होता है और फिर पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं। हर साइड से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। रूफटॉप पर सब मिलकर डोर लॉक करने की कोशिश करते हैं। किसी के पास प्रॉपर एस्केप प्लान नहीं था और इसी प्रेशर के बीच एक एरी चीज सामने आती है। आंटी जेट की डेथ देखकर दूसरे ज़ॉम्बीज रिएक्शन दे रहे थे, जैसे वो ग्रीफ फील कर रहे हों। अब उन मॉन्स्टर्स के अंदर भी इमोशन का एक बचा हुआ ट्रेस दिखने लगता है। फिर फाइनली एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। सबको लगता है कि वो उन सबको वहाँ रेस्क्यू करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ सबसे क्रूल ट्विस्ट मिलता है। हेलीकॉप्टर वहाँ पर सिर्फ निंग और नॉन को लेने के लिए रेडी थे, क्योंकि सीरम उसके पास होता है। निंग चीख कर कहती रहती है कि उनके फ्रेंड्स को भी अंदर ले लिया जाए, लेकिन उनके लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट सीरम था। अब नॉन हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। उसके लिए अपने दोस्तों को छोड़कर निकल कर जाना इतना ईजी नहीं था, इसीलिए हेजिटेशन के बीच मुक एक शॉकिंग स्टेप लेती है और नॉन की नेक में वो इंजेक्शन लगा देती है जिसमें आंटी जेट का ब्लड था। निंग ये देखकर टूट जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक बेट्रायल नहीं था, बल्कि एक और फैमिली ट्रेजेडी थी। इन सब के बावजूद हेलीकॉप्टर निंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्टोरी एक मंथ लेटर जंप करती है। जॉय का ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी तबीयत इंप्रूव कर रही है। कंचना की बॉडी भी कंट्रोल स्टेट में रखी गई है, लेकिन उसे अभी जगाया नहीं गया। इससे ये क्लियर होता है कि एनी सॉन्ग प्रोजेक्ट अब भी खत्म नहीं हुआ। पावरफुल लोग अब भी रिसर्च को क्वाइटली कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर सीन यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नॉन को टाइटली एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, फुल सिक्योरिटी के साथ। एक साइड उसकी मॉम होती हैं जो अनकॉन्शियस लग रही थी। फिर जब नॉन आंखें खोलता है, उसकी मॉम भी आंखें खोल लेती हैं। उनकी आंखों का कलर चेंज था और इससे ये इंडिकेट होता है कि उनकी बॉडीज के अंदर म्यूटेशन हुई है। ज़ॉम्बीज नॉन के अराउंड जमा होने लगते हैं, जैसे उसके अंदर कोई ऐसा कनेक्शन हो जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। और यहीं पर जाकर ये स्टोरी क्लिफ हैंगर पर एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को हमारे चैनल की वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स जरूर करना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय।